नमस्कार बच्चों, मैं हूं डॉक्टर सीमा शर्मा, शासकीय सुभाष उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शिवाजी नगर भोपाल से। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं का अर्थशास्त्र इकाई 1 और जिसका नाम है स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था, विकास नीति और अनुभव 1947 से 90। बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं विकास नीति और अनुभव 1947 से 90। तो शीर्षक है स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था। तो इसके अध्ययन का क्या उद्देश्य है? इसको पढ़ने के बाद आप कैसे सक्षम होंगे, आप क्या समझेंगे, तो हमें उन बिंदुओं पर चर्चा करना है। उस कारक को समझने में जो भारतीय अर्थव्यवस्था के अविकसितता एवं गतिहीनता का कारण बना। क्या आप समझ पाएंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन और गतिहीनता का क्या कारण था? स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था को समझने और अध्ययन करने के लिए कृषि को आर्थिक विकास के आधार के रूप में समझने के लिए कि कृषि क्योंकि हमारे देश का प्रमुख व्यवसाय था, तो किस तरह से आर्थिक विकास के आधार के रूप में रहा। भारतीय अर्थव्यवस्था के आधारभूत ढांचा की वास्तविक स्थिति को समझने के लिए आज जिस शीर्षक का हम अध्ययन कर रहे हैं बच्चों, उसका नाम है स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था। इसके अंतर्गत हम मुख्य बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। ब्रिटिश राज के दौरान निम्न स्तरीय आर्थिक विकास, दूसरा है कृषि क्षेत्र, तीसरा है औद्योगिक क्षेत्र, चौथा है विदेशी क्षेत्र और पांचवा है जनसांख्यिकी संरचना और व्यावसायिक ढांचा, आधारभूत ढांचा। इन सभी मुख्य बिंदुओं के अंतर्गत आज के अध्याय हम समझेंगे। बच्चों, आज का जो अध्याय है इसका परिचय मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी, जिससे आप पहले अध्याय से अच्छी तरह परिचित हो सके। भारत का आर्थिक विकास विषयक इस पुस्तक का मूल उद्देश्य क्या है कि आप भारतीय अर्थव्यवस्थाओं की मूलभूत विशेषताओं की जानकारी प्राप्त कर सकें और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हुए विकास से अवगत हो सकें। देश की वर्तमान व्यवस्था और भविष्य की संभावना की चर्चा करते समय उसके हमें अतीत को भी समझना जरूरी है। इसलिए हम चर्चा का आरंभ स्वतंत्रता से पूर्व देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति से कर रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान संरचना कोई आज की नहीं है, ये हम अच्छी तरह जानते हैं। इसके मूल सूत्र तो इतिहास में बहुत गहरे हैं, विशेष रूप से उस अवधि में जब भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व 200 वर्षों तक ब्रिटिश शासन के अधीन था। जैसा कि बच्चों हमने कई बार सुना है, अपने परिवारजनों से भी सुना है कि अंग्रेजों ने हमारे देश में 200 वर्षों तक शासन किया और भारतीय 200 वर्षों तक गुलामी की जिंदगी जीने के लिए मजबूर है और 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। लेकिन इससे पहले जो 200 वर्षों तक शासन रहा वो ब्रिटिश शासन रहा, उसे औपनिवेशिक शासन भी कहा जाता है। भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इंग्लैंड में तेजी से विकसित हो रहे औद्योगिक आधार के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को केवल कच्चा माल प्रदान करने तक ही सीमित रखा था। ये हम अच्छी तरह जानते हैं बच्चों कि भारत को एक कच्चा माल निर्यातक देश बनाकर रख दिया था और उस शासन की शोषक स्वरूप को समझे बिना स्वतंत्रता के पिछले 6 दशकों में विकास का सही मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें ब्रिटिश शासन के दौरान जो भी गतिविधियां हुई, जो उन्होंने शासन किया, क्या परिवर्तन हुए,
हमें इन सभी बातों को समझना अति आवश्यक है। ब्रिटिश राज के दौरान निम्न स्तरीय आर्थिक विकास। बच्चों, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कि औपनिवेशिक शासन के समय हमारे देश की अर्थव्यवस्था निम्न स्तरीय क्यों रही, आर्थिक विकास धीमा क्यों रहा। इसके कुछ कारण हैं। ब्रिटिश राज के दौरान देश के आर्थिक विकास की गति ना के बराबर रही। भारत में प्रति व्यक्ति आय बहुत कम थी। भारत की अर्थव्यवस्था पिछड़ी गतिहीन अर्थव्यवस्था बनकर रह गई थी। वित्तीय क्षेत्र में काफी गिरावट आई और निचले स्तर पर शहरीकरण की स्थिति रही। जो बिंदु बच्चों मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, इन पर हम थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे ताकि आप इस पॉइंट को काफी अच्छी तरह से समझ सकें। ये हम सभी जानते हैं कि अंग्रेजी शासन की स्थापना से पूर्व भारत की अपनी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। जब अंग्रेजों का शासन भारत पर नहीं हुआ था, उस समय हमारी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छे से चल रही थी। यद्यपि जनसामान्य की आजीविका और सरकार की आय का मुख्य स्रोत कृषि था, फिर भी देश की अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की विनिर्माण गतिविधियां भी चल रही थी। हमारे देश का सभी जानते हैं कि हमारे देश की जनसंख्या 70 से 80% गाँव में निवास करती है और इनका मुख्य साधन कृषि था। लेकिन इसके साथ में अन्य उद्योग भी साथ में चल रहे थे, जिन्हें विनिर्माण उद्योग कहा जाता है। सूती व रेशमी वस्त्रों, धातु आधारित तथा बहुमूल्य मणिरत्न आदि से जुड़ी शिल्प कलाओं के उत्कृष्ट केंद्र के रूप में भारत विश्व भर में विख्यात हो चुका था। कि भारत में जो शिल्पकला से बनी हुई वस्तु हैं, सुंदर सुंदर मणिरत्नों से बनी हुई चीजें हैं, धातु से बनी हुई मूर्तियां हैं, ये इनकी मांग पूरे विश्व में की जाती थी। भारत में बनी इन चीजों की विश्व के बाजारों में अच्छी सामग्री के प्रयोग तथा उच्च स्तर की कलात्मकता के आधार पर बड़ी प्रतिष्ठा थी। बच्चों, हम जानते हैं कि भारत से जो सामग्री जाती थी उसके कलात्मक नमूने बहुत अलग प्रकार के होते थे, बहुत सुंदर होती थी। इनकी मांग पूरे विश्व में की जाती थी। औपनिवेशिक शासकों द्वारा रची गई आर्थिक नीतियों का उद्देश्य भारत का आर्थिक विकास नहीं बल्कि अपने मूल देश के आर्थिक हितों का संरक्षण और संवर्धन करना था। तो जो औपनिवेशिक ब्रिटिश शासन थे, उनका मुख्य उद्देश्य क्या रहा है? भारत का आर्थिक विकास करना उनका उद्देश्य नहीं था, बल्कि उनका उद्देश्य क्या था कि अपना मूल देश ब्रिटेन के हितों की रक्षा करना है और वहां उद्योगों का संवर्धन करना है, बढ़ाना था। भारत की इन सभी नीतियों से क्या हुआ बच्चों कि भारत की जो अर्थव्यवस्था थी उसके स्वरूप में, उसके मूल स्वरूप में बहुत ज्यादा परिवर्तन हुआ और भारत इंग्लैंड को कच्चे माल की पूर्ति करने तथा वहां के बने तैयार माल का आयात करने वाला देश बनकर रह गया। यहाँ पर हम देखें कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय बहुत कम थी, क्योंकि अंग्रेजों ने या ब्रिटिश शासन ने, औपनिवेशिक शासकों ने ईमानदारी से कभी भी राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय का आकलन करने की कोशिश भी नहीं की। इस ओर हमारे भारत के जो शिक्षाविद थे, अर्थशास्त्री थे, इन आकलनकर्ताओं में दादा भाई नौरोजी, विलियम डिग्बी, फंडलेश राज, डॉक्टर वी.के. आरवी राव तथा आर.सी. देसाई प्रमुख रहे। औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान डॉक्टर राव द्वारा लगाए गए अनुमान बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं और जो हमारे यहाँ राष्ट्रीय आय की वार्षिक समृद्धि दर थी वह 2% से भी कम थी और प्रति व्यक्ति आय भी मात्र आधा प्रतिशत ही रह गई थी। तो इन सभी बातों से ये स्पष्ट होता है कि ब्रिटिश राज या औपनिवेशिक राज के दौरान भारत की जो आर्थिक स्थिति थी, आर्थिक विकास था, वह निम्न स्तरीय आर्थिक विकास था। इसके बहुत सारे कारण बच्चों मैंने आपको समझाया। इन सभी बिंदुओं पर आप चर्चा करेंगे आपस में छात्रों का समूह बनाकर और एक गतिविधि आयोजित करेंगे कि हमारे
जो औपनिवेशिक शासन के दौरान कि भारत की निम्न स्तरीय आर्थिक विकास के क्या कारण हैं। इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा और आप लंबे समय तक आप इसको अपनी माइंड में रख सकते हैं। बच्चों, अब हम दूसरा बात कर रहे हैं कृषि क्षेत्र में। कृषि क्षेत्र में हम देखेंगे कि किस तरह का क्या परिवर्तन हुआ या परिवर्तन नहीं हुआ या हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, तो इस बात का हम अध्ययन करेंगे। औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य साधन क्या था? कृषि था, जिसकी 85% आबादी गांव में रहती थी जो कृषि पर ही आश्रित थे। ये बच्चों, हम अच्छी तरह जानते हैं कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत भारत मूलतः एक कृषि अर्थव्यवस्था ही बनकर रह गया था और देश की जो 85% जनसंख्या थी वह कहाँ निवास करती थी? गांव में बसी थी। और जो जनसंख्या गांव में निवास करती थी उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर ही निर्भर रहना और उनका जीवन यापन यानी कि उनकी रोजी रोटी का साधन भी कृषि ही था। और एक बड़ी जनसंख्या का व्यवसाय होने के बाद में कृषि क्षेत्र में गतिहीन विकास की प्रक्रिया चलती रही, क्योंकि अंग्रेजों ने कृषि क्षेत्र पर और उसके विकास के लिए कोई ध्यान ही नहीं दिया। यही नहीं, अनेक अवसरों पर कृषि क्षेत्र में गिरावट भी देखने को मिली। इससे कृषि उत्पादकता में काफी कमी आती रही और कृषि क्षेत्र में गतिहीनता का एक मुख्य कारण ये भी रहा है कि भू व्यवस्था प्रणालियों को ही माना जा सकता है। कृषि क्षेत्र की गतिहीनता का मुख्य कारण ब्रिटिश शासन द्वारा लागू की गई भू व्यवस्था प्रणालियों को ही माना जाता है। आज के समस्त पूर्वी भारत में जो उस समय बंगाल प्रेसिडेंटी कहा जाता था, लागू की गई जमींदारी व्यवस्था से कृषि से कार्यों में होने वाले समस्त लाभ को जमींदार हड़प जाते थे। यानी कि कृषि से जो लाभ प्राप्त होते थे वह पूरी तरह से जमींदार अपने हक में कर लेते थे। किसानों के पास कुछ भी नहीं बच पाता था। यही नहीं, जो अधिकांश जमींदार तथा औपनिवेशिक शासकों ने कृषि क्षेत्र की दशा को सुधारने के लिए कोई प्रयास भी नहीं किया। उनका मुख्य उद्देश्य केवल लाभ प्राप्त करना था। कृषि क्षेत्र की दशा को सुधारने की ओर उन्होंने कोई ध्यान ही नहीं दिया। केवल जमींदारों की रुचि क्या होती थी? जमींदारों की रुचि केवल रहती थी कि किस तरह से हम अधिक से अधिक लगान का संग्रह करें, ठीक है, लेकिन किसानों की आर्थिक दुर्दशा की ओर उनका कोई ध्यान ही नहीं गया। इसी कारण जो कृषक वर्ग था नितांत दुर्दशा और गरीबी की मार झेलने के लिए मजबूर हो गया। राजस्व व्यवस्था की जो शर्तें थीं उसमें राजस्व की एक निश्चित राशि क्या होती थी? सरकार के कोष में जमा करने की तिथियां पूर्व निर्धारित होती थी। उसके अनुसार रकम जमा नहीं करा पाने वाले जमींदारों से उनके अधिकार छीन लिए जाते। यदि कोई जमींदार समय पर या जो तिथि औपनिवेशिक शासकों द्वारा निश्चित की गई है उस तिथि के पहले तक यदि रकम जमा नहीं होती थी तो जो जमींदार थे उनके अधिकारों को छीन लिया जाता था। साथ ही हम देखें कि कृषि के क्षेत्र में कोई नई प्रौद्योगिकी काम में लाई जाती थी, निम्न प्रौद्योगिकी अपनाई जाती थी, पुरातन तकनीक से कृषि की जाती थी, कृषि का स्तर अत्यंत निम्न था, सिंचाई सुविधाएं का अभाव था और उर्वरकों का फसल के बढ़ाने के लिए किसी प्रकार का कोई प्रयोग नहीं किया जाता था। साथ ही किसानों की दुर्दशा बढ़ने का एक कारण ये भी है बच्चों कि कृषि का धीरे धीरे व्यवसायीकरण कर दिया गया। कृषि का व्यवसायीकरण होने से क्या हुआ कि जो
किसान खाद्यान्न की खेती करते थे उनके स्थान पर उनको नकदी फसलों का उत्पादन करना पड़ा और जिनका अंततः इंग्लैंड में लगे कारखानों में किया जाता था। उनसे जो उत्पादन प्राप्त होता था उनका प्रयोग कहाँ किया जाता? इंग्लैंड में जो अंग्रेजों ने कारखाने स्थापित किए थे वहां पर निर्यात कर दिया जाता था। सिंचाई व्यवस्था में कुछ सुधार के बाद भारत बाढ़ नियंत्रण भूमि की उपजाऊ शक्ति के मामले में पिछड़ा हुआ था। यहाँ पर काश्तकारों के बड़े वर्ग तथा छोटे किसानों के पास कृषि क्षेत्र में निवेश करने के लिए, पैसा लगाने के लिए, पूंजी विनियोग करने के लिए ना तो संसाधन थे, ना ही कोई नई तकनीक थी और ना ही कोई प्रेरणा थी। तो यहाँ पर जो आपने देखा कि कृषि क्षेत्र में गतिहीनता के, कृषि क्षेत्र के पिछड़ेपन के क्या कारण रहे हैं जो मैंने आपको बताया। आप इसमें भी एक चार्ट बनाकर आप कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए कार्डों को आप दिखा सकते हैं और एक आप अच्छी तरह चार्ट तैयार कर सकते हैं, एक समूह में कार्य कर सकते हैं। इस तरह कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई गतिविधि को आप तैयार करेंगे और इससे क्या होगा, आप बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि औपनिवेशिक शासन में कृषि की दशा किस प्रकार की थी और जब ब्रिटिश शासन हमारे देश में नहीं था उससे पहले हमारे देश की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी। तो दोनों का आप तुलनात्मक अध्ययन बहुत अच्छी तरह कर पाएंगे। तो इसकी आप एक गतिविधि तैयार कीजिए, अपने छात्रों के साथ में, समूह के साथ में आप कर सकते हैं। दूसरा क्षेत्र जो औद्योगिक क्षेत्र, तो औद्योगिक क्षेत्र में गति न आने के क्या कारण थे उनका अध्ययन करेंगे हम। कि कृषि की ही भांति औद्योगिक क्षेत्र औपनिवेशिक शासन में कोई मजबूत विकास नहीं कर पाया। जैसे कृषि की दशा खराब थी ऐसे ही हमारे औद्योगिक क्षेत्र में भी हमारे उद्योगों को पनपने के लिए कोई अवसर नहीं मिल पाया। इसके क्या कारण थे कि शिल्प कला के पतन से भारत में बेरोजगारी का फैलना, भारत एक कच्चा माल निर्यातक देश बनना, भारत को एक बाजार के रूप में चुनना और पारंपरिक उद्योगों का पतन, ये कुछ बिंदु हैं जिनके कारण औद्योगिक क्षेत्र की गति धीमी रही, विकास रुक गया। इन सभी बिंदुओं को हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। कृषि की भांति औपनिवेशिक व्यवस्था के अंतर्गत भारत इस सुदृढ़ औद्योगिक आधार का विकास भी नहीं कर पाया। जैसे कृषि क्षेत्र पिछड़ गई ऐसे ही हमारा औद्योगिक क्षेत्र भी विकास की गति में आगे नहीं बढ़ पाया। देश की विश्व प्रसिद्ध शिल्प कलाओं का पतन हो रहा था किंतु उस प्रतिष्ठित परंपरा का स्थान ले सकने वाले किसी आधुनिक उद्योग आधार की रचना नहीं होने दी गई। इसका प्रमुख कारण यह है कि अंग्रेजों का दोहरा उद्देश्य था, विदेशी शासकों का दोहरा उद्देश्य था। एक तो वे भारत को इंग्लैंड में विकसित हो रहे आधुनिक उद्योगों के लिए कच्चे माल का निर्यातक बनाना चाहते थे, यानी कि उनका उद्देश्य क्या था कि भारत को मात्र कच्चा माल निर्यातक देश ही बनाकर छोड़ दिया जाए। और दूसरी ओर उनका क्या उद्देश्य था कि जो विदेशों में, इंग्लैंड में तैयार माल है उसको बेचने के लिए भारत को एक बाजार के रूप में चुनना, यानी कि जो तैयार माल है उसको भारत के बाजारों में किस प्रकार बेचा जाए, कैसे उसका प्रचार प्रसार किया जाए। इस प्रकार उद्योगों के प्रसार के सारे देश ब्रिटेन के लिए अधिकतम लाभ सुनिश्चित करना चाहते थे, यानी कि अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य क्या था कि अधिक से अधिक वह ब्रिटेन के लिए पूरा वातावरण तैयार कर रहे थे, अधिक से अधिक लाभ ब्रिटेन को पहुंचाना चाहते थे। पतन से, भारतीय शिल्प कलाओं के पतन से जहाँ एक और भारत में बहुत तेजी से बेरोजगारी फैल रही थी
और वहीं पर दूसरी ओर क्या हो रहा था कि भारतीय बाजारों में धीरे धीरे इंग्लैंड से आने वाले सामान की मांग भी बढ़ने लगी, क्योंकि हमारे भारत में हाथों से बना हुआ सामान महंगा होता था और इंग्लैंड से आने वाला मशीन से बना हुआ सामान सस्ता होता था, इसलिए प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं पाता था। तो औपनिवेशिक शासकों ने भारत के उद्योगों को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए कई प्रकार से प्रयास किया। यहाँ बच्चों हम जानेंगे कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत ने क्या किया, कुछ आधुनिक उद्योगों की स्थापना भी की। लेकिन भारत में जिन आधुनिक उद्योगों की स्थापना होने लगी थी, लेकिन उनमें विकास की गति बहुत धीमी थी, उनकी उन्नति बहुत धीमी चल रही थी। ये विकास केवल किसमें देखा गया, एक सूती वस्त्र में देखा गया, दूसरा पर्सन उद्योगों को आरंभ करने तक ही रहा। पश्चिमी क्षेत्रों में महाराष्ट्र और गुजरात में सूती वस्त्र की मिलें स्थापित की गई। पर्सन उद्योग की स्थापना का श्रेय विदेशियों को दिया जा सकता है। यह उद्योग केवल कहाँ तक सीमित था, पर्सन उद्योग पश्चिम बंगाल तक ही सीमित था। 20वीं शताब्दी के आरंभ की यदि हम बात करें बच्चों, तो आरंभिक वर्षों में लोहा और इस्पात का जो विकास आरंभ हुआ, वो टाटा आयरन स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना 1907 में हुई। दूसरे विश्व युद्ध के बाद चीनी सीमेंट, कागज आदि के कुछ कारखाने भी स्थापित हुए। लेकिन हम यहाँ देखेंगे बच्चों कि भारत में भावी औद्योगिकरण को प्रोत्साहित करने हेतु जो पूंजीगत उद्योगों की आवश्यकता थी, उन उद्योगों की स्थापना नहीं की गई। हुआ ये कि ब्रिटिश शासकों ने इधर उधर देश में कारखानों की स्थापना कर दी, और जिससे हमारे यहाँ के जो पारंपरिक शिल्पकला आधारित उद्योग थे, धीरे धीरे रुग्ण होते गए, घाटे में जाते रहे, और एक स्थिति ऐसी बनी कि उसमें लगे हुए लोग काफी मात्रा में बेरोजगार हो गए। तो यहाँ पर बच्चों आपने देखा कि औद्योगिक क्षेत्र को नष्ट करने में औपनिवेशिक शासकों का किस तरह से योगदान रहा है, कि उन्होंने जो कुछ भी किया पूरा का पूरा उनका ध्येय केवल अपने देश, मूल देश की प्रगति करना था, विकास करना था। तो यहाँ आप क्या करेंगे बच्चों, एक गतिविधि के रूप में आप एक चार्ट बनाएंगे और उस चार्ट में आप ये प्रदर्शित करेंगे कि औद्योगिक क्षेत्र के पिछड़ेपन के क्या कारण थे, उन कारणों का आप उल्लेख करेंगे। जब आप चार्ट बनाएंगे तो आप बहुत अच्छी तरह समझ पाएंगे कि वो कौन से कारक थे जिनके कारण हमारा औद्योगिक क्षेत्र बैठकर रह गया था, उसमें कोई गति नहीं हो पाई थी और बेरोजगारी बहुत अधिक फैल गई थी। अब यहाँ पर बच्चों बात कर रहे हैं विदेशी व्यापार कि विदेशी व्यापार में क्या स्थिति रही। तो विदेशी व्यापार के पतन होने के निम्नलिखित कारण है। औपनिवेशिक शासन काल में हमारा विदेशी व्यापार क्यों प्रगति नहीं कर पाया, इसके निम्नलिखित कारण है। पहला है भेदभावपूर्ण टैरिफ नीति। दूसरा, भारत केवल कच्चा माल उत्पादक देश बना। नंबर 3, भारत के आयात निर्यात पर ब्रिटिश सरकार का एकाधिकार होना। सोना चांदी के स्थान पर तैयार वस्तुएं भारत में आने लगी। इन सभी बिंदुओं को बच्चों हम थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे, जिससे आपको सारे बिंदु बहुत अच्छी तरह समझ में आ सके। तो प्राचीन समय में ही भारत क्या था, एक महत्वपूर्ण व्यापारिक देश रहा है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। और हम
अपने संबंधी लोगों से भी ये जानकारी प्राप्त करते रहते हैं कि प्राचीन समय में भारत की प्रगति चरम सीमा पर थी, किंतु औपनिवेशिक सरकार के आने के बाद वस्तु के उत्पादन, व्यापार और सीमा शुल्क की जो प्रतिबंधकारी नीतियां थी, उनसे भारत का विदेशी व्यापार की जो संरचना थी, उसका स्वरूप था, आकार था, उस पर बहुत अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इसका परिणाम क्या हुआ बच्चों कि भारत कच्चे माल उत्पाद जैसे रेशम, कपास, ऊन, चीनी, नील और पटसन आदि का केवल निर्यातक बनकर रह गया। साथ ही सूती, रेशमी, ऊनी वस्त्रों जैसी अंतिम वस्तुओं और इंग्लैंड के कारखानों बनी हल्की मशीनों आदि को आयातक भी देश बन गया कि जो यहाँ से कच्चा माल विदेशों के लिए भेजा जाता था, वहां से जो तैयार माल होकर भारत में आता था, इन सबका एक परमानेंट उपभोक्ता बन गया। व्यावहारिक रूप से इंग्लैंड ने क्या किया, भारत के आयात निर्यात व्यापार पर अपने एकाधिकार कर लिया कि भारत से जो माल बाहर जाता था और विदेशों से जो माल आता था, उन दोनों पर अंग्रेजों ने, ब्रिटिश शासन ने दोनों पर अपना एकाधिकार कर लिया। भारत का आधी से अधिक व्यापार तो केवल कहाँ तक सीमित था, इंग्लैंड तक सीमित था, और कुछ व्यापार जो शेष व्यापार किसके साथ होता था, चीन, श्रीलंका, ईरान से भी होने दिया जाता था। सुएज नहर का व्यापार मार्ग खुलने से तो भारत के व्यापार पर अंग्रेजी नियंत्रण और भी सख्त हो गया। अंग्रेजी सरकार ने के आने के बाद, औपनिवेशिक शासन के स्थापित होने के बाद से भारत का विदेशी व्यापार लगातार गिरता गया, उसका पतन होता गया। और इसके कारण, क्योंकि यहाँ पर जो अधिकांश कारण रहे हैं कि जो विदेशी व्यापार की पूरी संरचना ही बदल गई थी, उसका स्वरूप बदल गया था, उसका आकार बदल गया था, क्योंकि भारत मात्र एक कच्चा माल निर्यातक देश बनकर रह गया था और बदले में तैयार माल का आयातक देश बनकर रह गया था। और भारत में इंग्लैंड से बने हुए तैयार माल को उपभोग करने के लिए उपभोक्ता बड़ी मात्रा में देश में तैयार हो चुके थे, और अंग्रेजों और ब्रिटिश शासन का भी यही उद्देश्य था कि ज्यादा से ज्यादा विदेशी से आने वाली वस्तुओं का प्रचार प्रसार किया ताकि वह उससे लाभान्वित हो सके। जनांकी स्थिति का संख्यात्मक चित्रण। बच्चों, इसके अंतर्गत हम यह अध्ययन करेंगे कि औपनिवेशिक शासनकाल में ब्रिटिश शासन में जनसंख्या की क्या स्थिति थी। साक्षरता दर 16%, मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर यहाँ पर 218 प्रति हजार थी। जीवन प्रत्याशा का स्तर क्या था, जीवन प्रत्याशा मात्र 32 साल दर्ज की गई थी। इन सभी बिंदुओं पर बच्चों हम विस्तार से चर्चा करेंगे, जिससे आप इसको बहुत अच्छी तरह से समझ सकें। ब्रिटिश भारत के जनसंख्या के विस्तृत ब्यौरे सबसे पहले 1881 की जनगणना के तहत एकत्रित किए गए। वर्ष 1921 के पूर्व का भारत जनांकी संक्रमण के प्रथम सोपान में था। द्वितीय सोपान का आरंभ 1921 के बाद माना जाता है, किंतु उस समय तक ना तो भारत जनसंख्या में बहुत विशाल था और ना ही उसकी समृद्धि दर बहुत अधिक थी। इसको जनांकी संक्रमण की अवस्था भी कहा जाता है।